स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या होता है। मतलब गणितीय रूप में उसका सूत्र क्या होता है, आज जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पढ़े थे और ऊष्मागतिकी का शून्य नियम पढ़े थे। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप लोग जान गए होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। तो प्रथम नियम जो है ये भी कल बताया गया था, तो यदि आपको नहीं याद होगा तो यह नियम को आप लोग याद कर लीजिएगा। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पे? ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। अब ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। अब यह ऊर्जा संरक्षण का जो नियम बताया गया है, यही नियम जो है ऊष्मागतिकी का कौन नियम हो जाएगा? प्रथम नियम बन जाएगा। कितना आसान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो इनके अनुसार जो होगा तो क्या लिखेंगे? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, ऊर्जा को यहाँ को कर लीजिएगा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है? परिवर्तित किया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है और यही क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम कहलाता है। कितना आसान नियम है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप लोग समझ लिए होंगे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है। अब हेडिंग लिख लेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन, या गणितीय नियम भी लिख सकते हैं। गणितीय आपका नियम क्या है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या हम लोग पढ़े हैं? ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है? परिवर्तित किया जा सकता है। अब इतना तो हम लोग किसका नियम पढ़े थे? ऊष्मागतिकी का ये प्रथम नियम पढ़े थे। लेकिन इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? तो अब यहाँ पे लिखेंगे यदि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q, अवशोषित ऊष्मा को किसे दिखाएंगे? Q से, और निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किसे दिखाएंगे? डेल E से, और निकाय द्वारा किया गया कार्य का है W, कार्य को किसे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। है तो इतना पहले जो लिखना पड़ेगा कि यदि निकाय द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है वह Q है, निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है वह डेल E है, और निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या है? W है। तो अर्थात अब एक सूत्र बनेगा Q बराबर होता है Q बराबर डेल E प्लस जो है W हो जाएगा। मतलब Q का नाम क्या है? अवशोषित ऊष्मा बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा प्लस क्या होता है? कार्य होता है। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि अवशोषित ऊष्मा क्या है? अवशोषित ऊष्मा के कितने के बराबर होता है? तो अवशोषित ऊष्मा जो है कितने के बराबर है? तो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा प्लस क्या है? कार्य के बराबर होता है। प्लस कार्य जो है कार्य के योग के क्या है? बराबर होता है। अब यहाँ पर अवशोषित ऊष्मा किससे प्रदर्शित करेंगे? Q से, और आंतरिक ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल E से, और कार्य को किससे प्रदर्शित करेंगे? W से। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पक्षांतर कर लीजिए, या कर लेंगे। या का मतलब ये दोनों को पहले नोट कर लीजिए। डेल E प्लस W बराबर क्या होगा? Q हो जाएगा। अब डेल E बराबर क्या होगा? तो यहाँ W जो है यह प्लस में है
और ये प्लस से जब पक्षांतर कर देंगे तो यह डब्लू जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेल ई का सूत्र आ गया, डेल ई बराबर होता है क्यू माइनस डब्लू। और ये जो सूत्र बन गया यही सूत्र जो है ऊष्मागतिकी का नियम का जो प्रथम नियम का जो है गणितीय रूप होता है। कौन रूप होता है, गणितीय रूप होता है। तो यह सूत्र जो याद रखिएगा, अवशोषित जो ऊष्मा होता है वो आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य की योग के क्या होता है, बराबर होता है। और अवशोषित ऊष्मा को क्यू से प्रदर्शित करेंगे और आंतरिक ऊर्जा को डेल ई से प्रदर्शित करेंगे, कार्य को डब्लू से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे डेल ई प्लस डब्लू बराबर क्यू हो गया और यहाँ डब्लू को पक्षांतर कर दिए। अब ये सूत्र बन गया और ये जो सूत्र बन गया यही सूत्र जो है ऊष्मागतिकी का क्या हो जाएगा, प्रथम नियम का गणितीय कथन हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे, इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय कथन कहते हैं। यहाँ लिख देंगे कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं तो कैसे इसकी परिभाषा बनेगा, तो कहेंगे अवशोषित ऊष्मा और किए गए कार्य की अंतर किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। अब इसका हिंदी में बदल देंगे, आपका जो है इसकी परिभाषा बन जाएगा। तो कैसे बोलेंगे एक बार और समझ लीजिए, अवशोषित ऊष्मा और किए गए कार्य के अंतर जो है किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो अब आगे नोट कर लेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे विशेष, और विशेष में लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की परिभाषा प्रायः निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब इसकी परिभाषा जो क्या था, अब कैसे बनेगा, तो क्या सूत्र बना था, तो सूत्र बना था यहाँ पर डेल ई बराबर क्या था, क्यू माइनस डब्लू था। अब यहाँ पे लिखेंगे किसी प्रक्रम में निकाय की ऊर्जा में कुल परिवर्तन, मतलब इसका नाम हो गया क्या है, निकाय के ऊर्जा में कुल परिवर्तन। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल ई से। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू, अवशोषित ऊष्मा क्यू हो गया, और निकाय द्वारा किए गए कार्य डब्लू के अंतर के क्या है, बराबर होता है। मतलब डेल यू कितने के बराबर होता है, तो क्यू माइनस डब्लू। तो इसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है कि किसी प्रक्रम में जो निकाय की ऊर्जा में कुल परिवर्तन, इसको निकाय में क्या है, कुल जो ऊर्जा में कुल परिवर्तन है, और इसके निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा है, और इसमें निकाय द्वारा किए गए कार्य के अंतर, अंतर मतलब माइनस के क्या है, बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ऊष्मागतिकी का जो गणितीय रूप क्या होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से जो है हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे, जो है गणित, जो इसमें जो विज्ञान का जो सवाल होता है, तो विज्ञान का जो सवाल को न्यूमेरिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल। तो इस सूत्र की सहायता से जो है आपको कम से कम 5-6 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो पहले आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। तो अब सूत्र याद होने के बाद से अब थोड़ा चिन्ह के बारे में समझेंगे। चिन्ह क्या है, क्यू और डब्ल्यू के चिन्ह क्या है, बहुत आईएमपी है। अगर ये चिन्ह आप नहीं जानेंगे तो आप जो है न्यूमेरिकल भी नहीं हल कर पाएंगे, इसलिए इस चिन्ह को आप लोग तैयार करिएगा। तो यहाँ लिखा गया है क्यू और डब्ल्यू का चिन्ह। क्यू का मतलब जो है अवशोषित ऊष्मा है, और डब्ल्यू का मतलब होता है किया गया कार्य है। तो यहाँ पहला जो है, यदि निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि निकाय जो है ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, तो Q का मान जो होता है वह धनात्मक होता है। जब अवशोषित करेगा तो Q का मान धनात्मक होता है। और यदि निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करता है, मतलब इसमें से निकलता है, मतलब अवशोषित का मतलब लेना होता है और उत्सर्जित का मतलब होता है देना होता है। जब ऊष्मा को लेगा तो Q का मान धनात्मक होता है, और जब ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा मतलब बाहर करेगा तो Q का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यह दो लाइन जो लिखा गया है यह बहुत ही कीमती लिखा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऊष्मा अवशोषित होता है तो Q का मान जो होता है प्लस होता है, और ऊष्मा जो है उत्सर्जित होता है तो Q का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। अब यहाँ दूसरा क्या है, तो दूसरा लिखेंगे, यदि निकाय द्वारा वातावरण पर किया
वातावरण पर कार्य किया जाता है तो W का मान धनात्मक होता है। अब निकाय द्वारा जो है वातावरण, ध्यान दीजिए, वातावरण पर कार्य किया जाता है तो क्या कहते हैं, किया गया कार्य जो है W का मान धनात्मक होता है। यदि निकाय पर, अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ निकाय द्वारा है, क्या है, निकाय द्वारा है, और यहाँ निकाय पर है। तो बस देखिए द्वारा की जगह पे पर, बस इतना ही अंतर है। तो आप लोग थोड़ा सा ही भाषा में क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखे, यदि निकाय द्वारा वातावरण पर कार्य किया जाता है, मतलब निकाय द्वारा किया जाता है, निकाय द्वारा वातावरण पर कार्य किया जाता है तो W का मान क्या होता है, धनात्मक का प्रयोग करते हैं। यदि निकाय पर वातावरण द्वारा कार्य किया जाता है, निकाय पर है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है और यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। तो निकाय पर वातावरण द्वारा कार्य किया जाता है तो W का मान जो होता है क्या होता है, W का मान जो है ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि निकाय द्वारा जो वातावरण पर किया गया कार्य कैसा होता है, तो निकाय द्वारा वातावरण पर किया गया कार्य धनात्मक होता है और निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि निकाय पर किया गया कार्य और निकाय द्वारा जो है किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे अब आंतरिक ऊर्जा। तो इसका परिभाषा है किसी तंत्र में उपस्थित पूर्ण ऊर्जा का निरपेक्ष मान उसकी क्या कहलाएगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। बस 2 लाइन की परिभाषा है, इसे 2 बार आप लोग पढ़िएगा, आपका क्या होगा, परिभाषा याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, किसी तंत्र में उपस्थित पूर्ण ऊर्जा का निरपेक्ष मान उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती हैं। इसे याद रखिएगा, इसे जो है इसे डेल ई से प्रदर्शित करते हैं, डेल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेल ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो क्या कहेंगे, तो इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो आंतरिक ऊर्जा भी समझ में आ गया होगा कि किसी तंत्र में उपस्थित पूर्ण ऊर्जा के निरपेक्ष मान को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इसे डेल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी क्या है, पूर्ण ऊष्मा क्या है, और जो है आंतरिक ऊर्जा का सूत्र क्या क्या होते हैं वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। तो वीडियो को आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।